मैं तो यही उम्मीद से सीए बना था, सीएफए बना था कि मानव के पॉडकास्ट पे आ जाएगी एक दिन. And in fact, a lot of these big fours reached out to me and asked कि if I want to do auditing or taxation in their domains. And I was like, मेरे को audit taxation बिल्कुल नहीं करना है. Rankers get more opportunities because क्या होता है कि फिल्टर कर देते हैं. लाइक काफी कंपनीज का हम्म क्राइटेरिया ये होता है कि तुमको रैंक होगा तो ही इंटरव्यू के लिए आना. द इनकम फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन सरपास्ड माय सैलरी एंड देन आई वाज लाइक कि 30 जून 2022 को मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो छोड़ना है. 30 जून बस सब लोग आजकल कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं. सो सब लोग अगर बनेंगे तो कंज्यूम कौन करेगा, एंड हाउ डू यू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव ऑलरेडी मेड इट इन देयर लाइफ. A content creator with 1 million subscribers on YouTube can earn anywhere between. Every chartered accountant is very smart, but at the same time, every chartered accountant doesn't have good communication skills. So I am asking for $1 million at a valuation of $5 million, and this is my ask. अगर ओवर अचीवर वर्ड का कोई सिनोनिम हो सकता है तो वो होंगे कुशल लोधा. इन्होंने इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव किया है, ना ही सिर्फ एक फील्ड में बल्कि मल्टीपल फील्ड्स में, जैसे सीए, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट नॉट. ऑल्सो इस पॉडकास्ट में हमने कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटर इकोनॉमी के मैथ्स के बारे में बात करी है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. हाय कुशल भैया, कैसे हैं आप? Hi, Manav. All good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड. सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इनवाइट. Anytime, और anytime. मेरे को याद है जब मैं आपके साथ व्लॉग बना रहा था, तब आपने कहा था कि आपका ड्रीम है मेरे पॉडकास्ट में आना. सो आज आपका ड्रीम पूरा होते हुए आपको कैसा लग रहा बहुत ही ज्यादा है? मजा आ रहा है एक्चुअली. मैं तो यही उम्मीद से सीए बना था, सीएफए बना था कि मानव के पॉडकास्ट पे आ जाएगी एक दिन. एंड मेरे को तो मतलब ऐसा ही ड्रीम था कि सक्सेसफुल बन जाओ ताकि मानव इनवाइट कर ले उसके पॉडकास्ट के लिए. नो, आई वाज जस्ट किडिंग. ऐसा नहीं है, मैं बल्कि बहुत इवन ज्यादा आई एम जस्ट थैंकफुल. किडिंग. मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं. मैं एनी एक्चुअली टाइम. अगस्त में बहुत ट्राई किया था आपको इनवाइट करने का, बाद आपका नंबर बहुत जुगाड़ किया था कॉलेज में, बट हुआ नहीं. पर ठीक है, फॉर्चुनेटली अब हम लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड. नहीं सो नहीं, एनी आपने टाइम. जहाँ से आपने जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं भी वहीं से स्टार्ट करूंगा. बैक इन 2015 जब आपने सोचा कि आप सीए परस्यू करेंगे, सो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या था सीए परस्यू करने के पीछे? राइट. सो आई थिंक मेन तो ये है कि आई कम फ्रॉम अ जैन मारवाड़ी फैमिली, एंड हमारे इसमें क्या धंधे का माइंडसेट बहुत होता है, आरओआई का माइंडसेट होता है. जहाँ पर वी कैलकुलेट कि ओके ईच एंड एवरी मनी और ईच एंड एवरी टाइम इन्वेस्टेड, इसका रिटर्न क्या है. मेरे को बचपन से ही आरओआई का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है. तो मैंने सोचा कि चलो सीए की डिग्री 3-3.5 लाख में कोचिंग की फीस इंक्लूड करके आ जाएगी. एंड इसके बाद फर्स्ट सैलरी होगी 15 से 20 लाख, अगर रैंक आ जाता है तो 18-20 लाख की सैलरी होगी. विच वॉज माई फर्स्ट सैलरी ऑफ 18.25 lakhs व्हेन आई जॉइन आदित्य बिरला ग्रुप. सो आरओआई बहुत ज्यादा था. अगर देखेंगे तो 3-3.5 लाख पे 18 लाख इज अ गुड आरओआई. ऑफकोर्स टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है 5 साल की. बट एट द सेम टाइम इसको मैंने ऐसे सोचा कि चलो मतलब इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिलेगा. एंड सेकेंडली आई ऑलवेज लाइक फाइनेंस. आई थिंक फाइनेंस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरीथिंग. बी इट अ स्टार्टअप फाउंडर, बी इट अ सीएक्सओ, बी इट एन एम्प्लॉय, बी इट अ marketing guy, be it an engineer or a software developer, everyone needs to know finance. Why? Because they need to know how to manage their finances and money. एंड आई थिंक सीए वाज द बेस्ट कोर्स इन ऑर्डर टू टीच दैट कि ओके पैसे कैसे मैनेज करना है, स्टॉक्स में कितना डालना है, कैसे तुमको इंश्योर करना है कि आपकी वेल्थ कंपाउंड होते जाए एंड डिप्लीट ना हो. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वर देयर, सो दैट्स व्हाई सीए किया. एंड माइंडसेट वाज वेरी सिंपल कि चलो लेट्स क्लियर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जिसका पास परसेंटेज 2 या 3% ही होता है. ऑल्दो अभी बढ़ गया है, 10-15% हो गया है, बट तभी तो 2-3% ही होता था. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आई थॉट कि चैलेंजिंग चीजें करते लाइफ में, चैलेंजेस से मतलब चैलेंजेस टैकल करना इज समथिंग विच आई एम अ बिग फैन ऑफ, which I'm doing today also, where I face a lot of challenges in my startup, and that is something which helps me in order to ensure that I'm giving my best no matter what happens. So बस यही mindset के साथ सीए शुरू किया था. ग्रेट ग्रेट. और आपने वो चैलेंज को इतने अच्छे से पूरा किया कि आपने रैंक भी लेके आया इंटर में, फाइनल में. और उसके बाद आपने एबीजी भी ज्वाइन किया. हाँ. एबीजी में आपका पैकेज वाज हाउ मच योर पैकेज? 18.25. ओके ओके. एंड आपने आर्टिकलशिप कहाँ गई थी आफ्टर इंटरमीडिएट? Mid-size firm है Gokhale and Sate Chartered Accountants. It's in Mahim in ओके Bombay itself. And the reason I did mid-size was because मेरे को overall exposure चाहिए था सारे departments का. That was the reason. ओके. सो आप जब वहाँ मिड साइज में आर्टिकलशिप गए थे, तब आपको एक गैप महसूस नहीं हुआ कि आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है? एज जैसे मैंने भी अभी ईवाई से आर्टिकलशिप अपना 1 साल किया है. सो वहाँ पे मेरे को एक अर्ली एज में एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिला. सो आपको कभी वो वॉइड महसूस हुआ मिड साइज में? I think yes, because I feel that Big Four articleship will definitely give you a very good corporate exposure.
इनफैक्ट मेरे को आज भी लगता है कि कभी कभी अगर मैं टाइम मशीन होगी मेरे पास, मैं पीछे जा सकता हूँ, तो मैं आर्टिकलशिप बिग फोर में करना चाहूँगा एंड मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहूँगा। बिकॉज आई थिंक बिकॉज द एक्सपोजर दैट यू गेट इन दीज कंपनीज इज जस्ट इमेंस एंड मैनीफोल्ड। मिड साइज फर्म में तुमको सब एक्सपोजर मिल जाता है, बट कॉर्पोरेट क्लाइंट से बात कैसे करना, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कैसे करना, हम्म। हमारे बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कैसे प्रेजेंट करना, कैसे मतलब सुनना, लोगों से कैसे बात कर रहे, दैट इज समथिंग विच अ मिड साइज फर्म डिड नॉट टीच मी एट ऑल। सो मेरे हिसाब से आई थिंक बिग फोर आर्टिकलशिप विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर इन माय ओपिनियन। एंड आई थिंक जिसको अगर जॉब करनी है आगे जाके, जिसको CXO लेवल पे पहुंचना है, डेफिनेटली बिग फोर आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत बहुत एक्सपोजर देगा उन सभी को। और उनको आगे करियर में भी थोड़ा ज्यादा एक्सक्रेडिट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो मिड साइज से सीए करके निकलेंगे, ऐसा भी है। आई थिंक दैट डिपेंड्स। अगर CA फाइनल में रैंक है एंड मिड साइज फॉर्म है सिर्फ, तो आई थिंक दैट रैंक के बाद भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, जो मेरे लिए हुआ था। बट अगर रैंक नहीं है एंड बिग फोर आर्टिकलशिप है, तो उनको प्रेफरेंस डेफिनेटली दिया जाता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो दैट बिग फोर आर्टिकलशिप की है, तो उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। सो इफ यू गेट अ रैंक, देन irrespective of a mid size or a big four, you'll get good opportunities. If you don't get a rank and if you're in a big four, then I think you'll get good opportunities. If you don't get a rank and you're in a mid size firm, then opportunities will get limited. ओके ओके। तो आपने जब फाइनल में रैंक लाया उसके बाद आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी एंड उस अपॉर्चुनिटीज में आपने एपीजी क्यों चूज किया? आई थिंक मेरा ऐसा था कि मुझे एक मैनेजमेंट ट्रेनी रोल चाहिए था। ऑनेस्टली बता तो मुझे कंसल्टिंग में जाना था BCG में, बट BCG हुआ नहीं था। सो मेरे को फिर ABG अच्छा लगा, बिकॉज मैनेजमेंट ट्रेनी रोल था। वहाँ पर 3 स्टिंट्स थे 4 4 महीने के, एंड ओवरऑल एक्सपोजर मिल गया सारे कंपनीज का। एंड देन उसके बाद मैंने एक स्टिंट सेलेक्ट कर ली, जिसको मेरे लाइक जहाँ पर मुझे पसंद आ गया था काम करना। एंड अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कैंपस प्लेसमेंट। जैसे ITC लिमिटेड ने सिलेक्ट कर लिया था, डॉइचे बैंक की अपॉर्चुनिटी थी, बट उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। बजाज ऑटो में मैं सिलेक्ट हो गया था। एंड उसके अलावा ऑफ कैंपस में मैंने मैरिको में इंटरव्यूज दिए थे एंड मैरिको में हो गया था। उसके अलावा आई थिंक BCG की अपॉर्चुनिटी थी, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया फाइनल राउंड। एंड HUL ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, तो HUL ने कहा था कि तुम्हारी मिड साइज आर्टिकलशिप है एंड तुमने BCom नहीं किया है कॉलेज से, सो वी वोंट प्रेफर योर कैंडिडेचर। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ओपन हो गई थी। इनफैक्ट लॉट ऑफ दीज बिग फोर्स रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड कि इफ आई वांट टू डू ऑडिटिंग और टैक्सेशन इन देयर डोमेन्स, एंड आई वाज लाइक मेरे को ऑडिट टैक्सेशन बिल्कुल नहीं करना है। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन हो जाती है। आई थिंक दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट रैंकर्स गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज क्या होता है कि फिल्टर कर देते हैं। लाइक काफी कंपनीज का हम्म। क्राइटेरिया ये होता है कि तुमको रैंक होगा तो ही इंटरव्यू के लिए आना। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ग्रुप का फाइनेंस लीडरशिप प्रोग्राम, वो सिर्फ रैंक होल्डर्स को ही इंटरव्यू करता है। BCG ऑल्सो शॉर्टलिस्ट मेजरली रैंक होल्डर्स इटसेल्फ। मैरिको का भी क्राइटेरिया कि अगर रैंक है तो ही तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बिकॉज दे पे अ लॉट ऑफ लाइक गुड पैकेजेस ऑल्सो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। मैरिको में 30 लाख की पैकेज होती है, HUL में 27 लाख होता है। तो ये सारे कंपनीज अगर इतना बड़ा पैकेज दे रही है CA फ्रेशर को, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज वाई दे प्रेफर ओनली रैंक होल्डर्स एज कम्पेयर टू नॉन रैंक होल्डर्स। ओके ओके। सो आपने एबीजी में जब आपको कैसा लगा जब आपको फाइनल वहाँ पे जॉब मिली, आपने जॉब स्टार्ट किया, सो हाउ मतलब आपको वहाँ पे फील कैसा लगा कि आपने मिडसे से आर्टिकलशिप करके आपने इतने बड़े कॉर्पोरेट में एंटर किया? आई थिंक दैट फीलिंग वॉज वेरी गुड। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। मेरे को आज भी याद है कि 14 मार्च 2020 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, जब कोविड का पीरियड चल रहा था। एंड 16 मार्च 2020 को मेरे को ईमेल आ गया था दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। एंड तभी आई वॉज ब्रीमिंग विद जॉय, आई वॉज इन द 7th हेवन। एंड तभी मैंने ये सोच लिया था कि अभी तो मतलब ABG में हो गया, अभी तो सॉर्टेड लाइफ है, मतलब अभी बहुत मजा आने वाला है एंड मैं बहुत सीखने भी वाला हूँ। तभी फीलिंग बहुत ही मिक्स्ड थी, इन द सेंस कि मैं फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, तो डर भी लग रहा था बहुत कि बॉसेस कैसे होंगे, टीम कैसी होगी, कल्चर कैसा होगा। मैंने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड देन एक और एक्साइटिंग वाली फीलिंग थी कि यार मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने मिलेगा, बहुत नए नए स्मार्ट लोग मिलेंगे, सारे IIM वाले लोग मिलेंगे जिनसे मैं बहुत सीख सकता हूँ। सो आई थिंक दैट वॉज माई फीलिंग व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एट ABG। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 14 मार्च को इंटरव्यू जब हुआ था, मैं बहुत ही नर्वस था। एंड 55 मिनट का मेरा सबसे ज्यादा लंबा इंटरव्यू चला था। बाकी सारी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 15 या 20 मिनट में खत्म हो गया था। आई वॉज द ओनली पर्सन वाज ग्रिल्ड फॉर 55 लॉन्ग मिनट्स। एंड आई वाज लाइक कि अगर 55 मिनट इंटरव्यू ग्रिल किया है तो मेरे को नहीं लगता अभी सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज 55 मिनट तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। एंड देन कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सेकंड राउंड हुआ था, जिनको सेकंड राउंड में बुलाया गया था, तो मेरे को लगा अभी मेरे को नहीं बुलाया तो मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। बट देन 16 को मेरे को पता चला कि दूसरे राउंड में जिनको बुलाया था वो कंफ्यूज थे कि फर्स्ट राउंड में इनको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, इसलिए उनको सेकंड राउंड में बुलाया गया था। एंड ओह। मेरे को पता चला कि फर्स्ट राउंड में ही मेरे को सिलेक्ट कर दिया गया था, तो मेरे को 16 मार्च को ईमेल आ गया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। सो दैट वाज द फीलिंग, वेरी मिक्स्ड इमोशंस, बट आई एम वेरी आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट इन टाइम।
And of course, like 2 years at ABG have come and gone in the blink of an eye, and I will always cherish and remember that experience which ABG has given me in the last couple of years, which is also helping me in my day-to-day life, if not directly, but at least indirectly. आपने जो इंटरव्यू वाला बोला वो मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी ईवाई में ऑलमोस्ट आधा घंटा से 1 घंटा इंटरव्यू चला था। और उसके बाद की फीलिंग इट वाज वेरी अमेजिंग जब मैं पहली बार ईवाई ऑफिस गया था और वहाँ टीम से मिल रहा था। मतलब सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए या सीए रैंकर्स आए थे, तो उनके साथ एक अर्ली स्टेज में चालू करना, वो आई कैन रेजोनेट कि आपको भी Yeah, कैसा फील हुआ होगा। yeah, I agree. तो आपने जब एबीजी में 2 साल काम किया, उसी के साथ आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, Hmm. एंड फिर आपने एबीजी में जॉब छोड़ा, तो उसका क्या रीजन था? So I think I wanted to start something of my own always, and I come from a family a background of entrepreneurs. Everyone in my family is either a businessman or doing something of their own basically. So मैंने भी सोचा था कि खुद का कुछ तो कुछ करना ही है कभी ना कभी आगे जाके। And I thought that this is the right time to take a plunge into entrepreneurship because I'm just 24 right now, and मेरे ऊपर कोई family responsibilities ज़्यादा है नहीं। And that is one of the reasons I thought कि चलो खुद का कुछ करते हैं। And content was doing well. You're right. I started my content with my job only. मैंने जॉब चालू किया था 8 जून 2020 को, एंड कंटेंट मेरा फर्स्ट वीडियो गया था 20 मई 2020 को, सो जस्ट पैरेलली चालू हुआ था। And I never knew that I can monetize content and I can like make a good amount of money through content as well. The income from content creation surpassed my salary, and then I was like कि 30 जून 2022 को मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो छोड़ना है। 30 जून was my last day at आदित्य बिरला ग्रुप। 8 अप्रैल को मैंने रेजिग्नेशन ईमेल डाला था कि मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ। एंड आई थिंक द ओनली रीजन फॉर डूइंग दैट वाज कि मैं अगर 12-14 घंटे किसी और के लिए काम कर सकता हूँ, तो अगर खुद के लिए करूँगा तो कितना कुछ कर सकता हूँ। एंड सेकेंडली आई ऑलवेज वाज अ बिग फैन ऑफ द थिंग दैट आई वांट फ्रीडम। मतलब मेरे को खुद का कुछ करना है बिकॉज आई वांट फ्रीडम इन माई लाइफ। मेरे को लाइफ टाइम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता हूँ। सो दैट इज समथिंग विच आई हैड इन माई माइंड, तो इसीलिए मैंने जॉब क्विट किया। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैंने फिर रिस्क ले लिया, एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने कुछ किया नहीं उसके बाद। 8-10 महीने मैं 2 बुक्स लिख दी, एंड मैं फिगर आउट ही कर रहा था क्या करना है। बट कंटेंट अच्छा चल रहा था तो सर्वाइवल के लिए पैसा कंटेंट से आ जाता था। एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप विच आई थिंक आई स्टार्टेड इन मई और जून 2023। सो दैट इज समथिंग विच हैपेंड। ओके। ओके, सो जब आपने कंटेंट क्रिएशन, आपका जब एक लेवल पे आ गया जो आपके इनकम सरपास कर गया जो आपकी एबीजी में थी, तो आप एक्चुअली में उस टाइम आपका कंटेंट क्रिएशन को लेके आगे ही प्लान था, या आपको था कि ये बस स्टेबल मैं इसी में ही चलाऊं और फिर साथ में मैं अपना स्टार्टअप चालू करूं? I think content creation is something which I'm very passionate about. I never started content with the motive of earning money, but मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करना या तो खुद से बात करना या तो कैमरा में देख के बात करना बहुत पसंद है। That also helped me in order to improve my communication skills. So that was one of the main reasons कि मैंने content शुरू किया। And once I started content, I realized what is the power of content creation and building your own brand. So I started content only because of the fact that I wanted to improve my communication skills, एंड मैं रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करता था, एंड देन मैं देखता था कि मैं कौन से सेकंड पे फंबल किया हूँ। एंड बीसीजी में मेरा रिजेक्शन हुआ था बिकॉज बीसीजी सेड दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट लेट्स स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, सो एटलीस्ट आई नो दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट वाज द प्लान कि कंटेंट कभी मेरे को फुल टाइम नहीं करना था, बट आई स्टार्टेड विद द मोटिव ऑफ इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड आज भी कंटेंट आई एम नॉट डूइंग इट फुल टाइम, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। लाइक संडेज को शूट डे होता है यहाँ पर, वेयर आई कॉल 3 गेस्ट फॉर माय पॉडकास्ट। आई will record 7 Instagram reels, I will record 2 long form YouTube videos and all, and पूरा संडे इसमें ही चला जाता है, which is the best day of my week because उसमें बहुत मजा आता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, and पूरा दिन उसमें ही चला जाता है। And then Monday to Saturday I work for my startup Kegar. So I think that what is more important is कि तुमको क्या exactly करना है, तुम लोग वो decide कर लो। and अगर कोई चीज़ बहुत पसंद है, genuinely पसंद है, तो it doesn't feel like work after a point in time. मतलब I hardly get time to spend with my friends or family, but I think I am not complaining about that ever because I always enjoy what I'm doing right now. ग्रेट ग्रेट। सो आपने जब ये कंटेंट क्रिएशन आप अभी कर रहे हैं, सो आज कितना स्कोप है कंटेंट क्रिएशन का? अगर आज कोई स्टार्ट करे तो मतलब हाउ बिग इज क्रिएटर इकोनॉमी नाउ? Yeah.
So there was a report by Kalari Capital, by the way. उसमें बताया गया था कि the total creator economy across the globe is around $101 billion, which is a big number in itself. Oh, And yeah. this number was I don't know how it is calculated, by the way, but इसमें ये बताया गया था कि creator economy जो है वो बहुत boom होने वाली in the next decade. Especially in India, if you see a lot of content like smartphone penetration rates have increased, internet penetration बढ़ रहा है, social media users, you will be surprised that YouTube के सबसे ज़्यादा users इंडिया में आज across the world सबसे ज़्यादा इंडिया में 448 million users of YouTube are there in India, which is 44.8 crores. So almost it's what, like one third, more than one third of our population is on YouTube, which is a big number in itself. So all I'm trying to say is that India is going to be the big market because consumption बहुत ज़्यादा है इंडिया में. At the same time, I think that barrier to entry is little higher for content creators because सब लोग आजकल content creators बनना चाहते हैं. So सब लोग अगर बनेंगे तो consume कौन करेगा? And how do you disrupt the existing content creators who have already made it in their lives? So वो एक problem है. But the creator economy is never going to die. Like either a creator can die after 2 or 3 years, die as in like उसका engagement drop हो जाएगा. The creator economy is never going to die, in my opinion. So that's the power of influencing the audience. Customers will start following influencers and purchase the products from what they suggest rather than just watching a TV advertisement on, let's say, like television and then deciding what to purchase. That's why all these brands are also spending a lot on influencer marketing, and they've realized कि loyal audience अगर इनके पास है तो definitely CAC कम कर सकते हैं, customer acquisition cost, through influencer marketing as well. So that is what I feel. Creator economy तो boom हो गई. And if you see, like I'll give you one statistic. YouTube में 2014 में with more than 1 million subscribers सिर्फ 12 चैनल्स थे, ओके, Okay. 2014 में. एंड 2020 में यही सेम नंबर विथ मोर देन 1 million subscribers what 1200. So there were Oh, 1200 channels in India with more than 1 million subscribers on YouTube. So if you see, this is a okay. 100x growth in only 6 years, True. itself, 2014 to 2020. And similar numbers are there for Instagram as well. So all I'm trying to say is that कि ये सब grow होने ही वाला है. And लाइक 1200 चैनल्स अगर है जो 1 मिलियन के ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, मतलब पोटेंशियल देख लो कितना होगा. ये नंबर अभी 2500 हो गया है 2023. सो इफ यू सी 2x Okay. ग्रोथ हो गया है इन द लास्ट 3 years एज वेल. सो आई थिंक दिस नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर. एंड चैनल्स तो बढ़ते ही जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम वही चैनल्स विन हो गए जहाँ पर एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग है एंड जहाँ पर कंसिस्टेंसी है कंटेंट में. सो कंटेंट क्रिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन माय ओपिनियन. और इसी के अगर अपन फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो एक अगर कोई कंटेंट क्रिएटर एक अच्छे लेवल पे है तो क्या स्कोप है, वो कितना इनकम जनरेट कर सकता है अपने ब्रांड प्रमोशन से, अपने यूट्यूब वीडियोस से? A content creator with 1 million subscribers on YouTube can earn anywhere between 10 to 15 lakhs per month. And Okay. they can charge around 1.5 to 2 lakhs per YouTube video. And 5-6 YouTube videos तो महीने में कर ही सकते हैं on an average. So I think that's the potential here, but 1 million तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है. On an average, see, I'll tell you कि चार्ज कैसे करते हैं लोग. YouTube पे ₹3 पर व्यू के आसपास चार्जेस होते हैं. So अगर लास्ट 5 वीडियोस के एवरेज व्यूज 20,000 है तो 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो फॉर 1 यूट्यूब वीडियो. इंस्टाग्राम के लिए ₹1 पर व्यू है इन माय ओपिनियन. अगर लास्ट ऑन एन एवरेज तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स के 50,000 व्यूज है तो तुम लोग 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो. लिंक्डइन पे ये 0.5 पर व्यू है मेरे हिसाब से. लिंक्डइन पे अगर तुम्हारे इंप्रेशन है 1 लाख इंप्रेशन इन द लास्ट 5 पोस्ट ऑन एन एवरेज तो 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो तुम लोग. So this is the way creators charge on YouTube, Instagram, and LinkedIn. This reduces a lot for fashion and beauty creators. These numbers which I gave are for finance creators. फैशन एंड ब्यूटी क्रिएटर्स के लिए ये ऑलमोस्ट लाइक 70% 60% कट करके ले लेना ये सेम नंबर, बिकॉज Okay. फैशन ब्यूटी क्रिएटर्स और वो लाइफस्टाइल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा है आज इंडिया में. उनके लिए मतलब इतना लॉयल ऑडियंस नहीं होगा इन द सेंस दैट पीपल डोंट फॉलो देम फॉर देयर कंटेंट, बट दे आर जस्ट फॉलोइंग बिकॉज दे वांट टू सी ओके प्लेस डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल ऑफ दैट. उनका इतना लॉयल ऑडियंस नहीं है. बट फाइनेंस क्रिएटर्स में क्या है कि फेस इन्वॉल्व होता है एंड देन दे आर गिविंग एडवाइस ऑन हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू सेव मनी एंड ऑल. तो इसमें क्या होता है कि इनका लॉयल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है. So that is one of the reasons why finance creators can charge more as compared to beauty or lifestyle creators. So that's my opinion. And yeah, potential I think बहुत ज़्यादा है. अगर 100,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, ऑन एन एवरेज अगर 50,000 व्यूज भी आ रहे हैं, 1 लाख रुपए पर वीडियो चार्ज कर सकते हो आराम से. एंड इफ यू डू लेट्स से 3 or 4 वीडियोस एज वेल, 3 to 4 लाख पर मंथ तो आराम से कमा सकते हो आप लोग. ओके. और क्या कंपनी को एक्चुअल में इतना रिटर्न मिलता है जितना वो आज इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर स्पेंड करें? क्योंकि आजकल कई कंपनी टेलीविजन छोड़ के भी इन्फ्लुएंसर्स के पास आ रही है. सो एक्चुअल में क्या उनको उतना रिटर्न मिल पाता है? हाँ, मतलब डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर के ऊपर. अगर एंगेजमेंट ज़्यादा है, अगर बहुत सारे लॉयल ऑडियंस है इन्फ्लुएंसर के पास, देन डेफिनेटली यस. एंड अगर एंगेजमेंट ही ओके. नहीं है, अगर लॉयल ऑडियंस ही नहीं है तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा. तो अगर 1 लाख रुपए खर्च किए कोई इन्फ्लुएंसर पे
देन द कंपनी ऑल्सो नीड टू एंश्योर कि 2 लाख की सेल हो गई या तो 3 लाख की सेल हो गई ये इन्फ्लुएंसर को पैसा देके। यूजुअली इसको रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोलते हैं, रोआस, ROAS। एंड अगर ROAS तुम्हारा 1 से कम है देन यू डोंट नीड टू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और यू डोंट नीड टू वर्क विद दैट इन्फ्लुएंसर अगेन। सो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करती है काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एंड देन दे सिलेक्ट लाइक लेट्स से द बेस्ट 2-3 इन्फ्लुएंसर्स जो नेक्स्ट कैंपेन में सिर्फ वही इन्फ्लुएंसर्स यूज होते हैं। सो आई फील दैट ओके। डिपेंड्स फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज, बट मेरे ओपिनियन में यूजुअली अगर तुमको 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो 0.2% और 0.3% ऑडियंस तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। 0.1% भी अच्छा नंबर है। सो अगर 1 लाख व्यू आ रहे हैं तो 0.1% हो गया 100। तो अगर 100 100 लोग। लोगों ने भी प्रोडक्ट खरीद लिया है तो परचेज कर लिया तो विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो लेट्स टेक ओके। अ सिंपल एग्जांपल, एक जैसे ब्रांड डील किया था मैंने इंस्टाग्राम पे। तो ब्रांड डील ये 1.5 साल पहले की बात है। तो ये ब्रांड को 1.5 साल पहले मैंने चार्ज किया था 40,000 रुपीज, ठीक है। एंड ये रील पे व्यूज आए थे 40,000 व्यूज। 40,000 में से ये ब्रांड ने बताया था कि कितने 40 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, ठीक है। तो अगर फोर्टी ओके। थाउजेंड अपॉन 40 अगर मैं करूँ तो 4,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज पर ऐप डाउनलोड हो गया उनका। तो बेसिकली एक कस्टमर को अक्वायर करने की कॉस्ट 1,000 रुपये आ गई, एंड वो कस्टमर ट्रू। से वो ब्रांड 2,000 रुपये कमा सकता है। तो बेसिकली उनका AOV इज 2,000 रुपीज एंड कैक इज 1,000 रुपीज विच इज अ गुड बिजनेस अगेन। तो उनको फिर मतलब 2:1 का रेशियो मिल गया, सो दे वर हैप्पी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द इंडस्ट्री। ओके, ग्रेट ग्रेट। और आप जब वीडियोस बनाते हैं, आपने जैसे बताया कि आप हर संडे शूट करते हैं और फिर वो पूरे हफ्ते अपलोड होता है, और ये सब वीडियोस डालने के बाद अगर मान लीजिए अब जैसे कोई क्रिएटर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो हेटरेड और नेगेटिविटी भी कई लोग उनके लिए डालते हैं। तो आपने भी अभी आपको इतने साल हो गए हैं, तो आप इनसे कैसे डील करते हैं अगर आपके खिलाफ ऐसा होता है तो? राइट। आई थिंक हेट इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी और योर ग्रोथ स्टोरी। मेरे को भी बहुत बार हेट मिलता है एंड आई एम यूज टू इट नाउ ऑनेस्टली। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, अभी आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ कि मेरे को लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है एंड कौन कितनी गालियां दे रहा है। Because see, you can't please everyone is what I've realized in my life. Whatever good you do, there are like some of the other people who will try to put you down because either they are jealous of your success or they just don't like what you're doing. तो ऐसे बहुत लोग हो गए, बट आई थिंक अभी इट्स लाइक वेरी मच्योर इनफ टू जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड जस्ट इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी विच इज देयर। सो कभी कभी ऐसे पहले होता था, पहले तो मैं बहुत ऐसे रोने लग जाता था इन द सेंस कि यार बहुत ही गलत किया इन्होंने मेरे साथ एंड ऑल, हेट कमेंट्स क्यों कर रहे हैं एंड ऑल। बट अभी आई थिंक आई एम एट दैट स्टेज कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब यू कैन कॉल मी रूड और यू कैन कॉल मी एनीथिंग कि, बट मेरे को इट्स लाइक कि खुद के ग्रोथ पे फोकस करना है। एज फार एज आई एम ग्रोइंग, एज फार एज आई एम मेकिंग मनी इन माई लाइफ, एज फार एज माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। सो दैट इज माई माइंड सेट। पीपल विल थिंक दैट दिस इज साउंडिंग एरोगेंट और रूड, बट ट्रस्ट मी दिस इज द माइंडसेट विच यू शुड हैव। अदरवाइज तुम लोग इतने सोचने लग जाओगे ना कि कौन क्या बात कर रहा है एंड देन कौन क्या कमेंट कर रहा है, यू रियली कांट प्लीज एवरीवन। मेरा फर्स्ट हेट कमेंट आया था अगस्त 2020 में। मई 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मैंने एकदम सिंपल सा वीडियो डाला था, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन। बहुत नेगेटिविटी चल रही थी वहां पर बिकॉज कोविड की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो डाला। मैंने बोला तुम लोग पढ़ाई करो, लॉकडाउन है फिर भी तुम लोग मोटिवेटेड रहो। एकदम सिंपल वीडियो 10 मिनट का। एक बंदे ने कमेंट किया कि तू ये ज्ञान मत दे हमको, ये तेरे जैसे बहुत क्रिएटर थे जो ज्ञान दे दे, तू हमको बता कि ICI पेपर कब लॉन्च करेगा। अभी मेरे को क्या पता ICI पेपर कब करेगा। उसका गुस्सा था ICI के अगेंस्ट। ही वॉज नॉट एबल टू वेंट आउट हिज फीलिंग्स टू एनीवन बिकॉज ही वॉज वेरी लोनली। he wanted to use social media to vent out his anger and frustration. So I feel that इनको मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं होते, ये बहुत लोनली लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है एंड वो लोगों को सोशल मीडिया ही मिलता है उनका एंगर निकालने के लिए। सो आई फील बैड फॉर देम बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि दे आर डूइंग इट आउट ऑफ चॉइस, दे आर डूइंग इट बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वो जानबूझकर नहीं कर तो रहे बट उनके पास कोई दोस्त ही नहीं कि वो उनकी बात सुने, दैट्स व्हाई दे वांट टू वेंट इट आउट ऑन सोशल मीडिया। तो इनके यूजर नेम भी अगर आप देखोगे राइट, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी फालतू यूजर नेम से ये लोग कमेंट करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि एक्चुअल में नाम क्या है। एनोनिमस यूजर 1234 कुछ भी ऐसे टाइम पास यूजर नेम से कमेंट करते थे। एंड मेरे को तो आज भी याद है, इनफैक्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया है जिसके 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोइंग है, और वो हर एक मेरे इंस्टाग्राम रील पे कुछ ना कुछ हेट कमेंट करता है हमेशा। मतलब लिटरली हमेशा करता है। एंड आई एम लाइक अभी ठीक है क्या ही करूँ, मतलब ठीक है उसके लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होगा अच्छा, एंड एक नया अकाउंट बना दिया, उसका नाम भी नहीं पता है अभी, एंड वो हमेशा ही करता है। बट ठीक है इट्स फाइन, आई मीन अभी क्या मतलब क्या ही करूँ मैं, बॉदर तो नहीं करना है अभी मेरे को, तो मेरा काम करते ही रहना है। ट्रू ट्रू, ये सब से आपका भी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा अगर ये सब में कोई भी ध्यान देने लग जाए तो।
I agree. I think 99% of the people will love you for the work that you are doing. 1% will hate you for anything that you are doing. Instead of focusing on that 1% who is hating you, I think it's always good to focus on 99% and keep pleasing them, rather than focusing कि 1% को भी मैं 100 कैसे convert कर सकता हूँ. ट्रू ट्रू। तो आपके अब इस कंटेंट क्रिएशन में जब आपकी जर्नी चल रही थी, साथ ही में आपने अपना स्टार्टअप चालू किया, दैट इज केगर। तो आपका सबसे पहले वो आइडिया आपको कैसे आया, और आपने वो फिगर आउट कैसे किया कि ये चल जाएगा? तो आई थिंक आइडिया तो सिंपल था कि प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत सारे सीएज क्लियर करते हैं एग्जाम, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट्स भी क्लियर करते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज दे लैक द रेलेवेंट स्किल सेट. एट द सेम टाइम लॉट ऑफ कंपनीज वांट टू हायर दीज सीएज और दीज बीकॉम ग्रेजुएट्स, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द क्वालिटी टैलेंट. So I thought let's bridge this gap. Let's upskill people who are not job ready but who has the technical knowledge, and let's tie up with some companies and then give them some quality candidates. Very simple idea, nothing disruptive, nothing out of the box. That is the only piece of advice, or that is the only piece of idea I had in my mind. And then I thought that चलो ठीक है upskill करते हैं and then placement करवा देंगे. So that is the simple model with which Kager started. And उसके बाद I realized that communication soft skills is something which a lot of people are not very good at, in the sense that कि ट्रू। interviews crack करने के लिए GD, PI, resume, LinkedIn branding, and all of these things, people are not good at all these things. So they lack communication, especially when it comes to CA fraternity. Again, with all due respect, every chartered accountant is very smart, but at the same time, every chartered accountant doesn't have good communication skills. I think that once we improve our communication skills, which is my vision, I've set it for the CA fraternity. I think that CAs will then get into the front facing roles, front end roles, as compared to MBAs. जो MBAs को हमेशा मिलता है वो CS को भी मिलने लग जाएगा, in my opinion. ट्रू मीन्स यू वांट टू मेक सीए द नेक्स्ट एमबीएस। That would be my vision, yeah. ओके ओके। और अभी आपने जब अभी इतने साल में अपने कंटेंट क्रिएशन किया, सो आपके अंदर खुद हैबिचुअल चेंजेस क्या है? मीन्स आपने जैसे बताया कि आपने कम्युनिकेशन की वजह से आपने चालू किया था, लेकिन आई बिलीव कि और भी काफी सारे हैबिचुअल चेंजेस आए होंगे, सो अगर वो आप कुछ बता पाए तो। Not really. I mean, I don't think any habitual changes आए, but just that कि I've started becoming more disciplined. मैं मतलब पहले से ही मैं disciplined ही था. Just that कि I started realizing that the more you speak in front of a camera, you fumble a lot. Starting में camera consciousness बहुत होता है, but then धीरे धीरे वो चला जाएगा. So habitual changes as such तो कुछ नहीं हुए, but it's just that कि communication skills improve हो गई काफी. And I started doing it so much, I started enjoying it so much कि मैंने सोचा कि चलो ये तो करना ही है. Podcasting is something which I like doing the way you are doing it, and I think that podcasting is a very good way of networking with new people and understanding from them. So that is something which I enjoy doing. ओके ओके। और इसी टाइम जब आपने बुक्स लिखी, आपने दो बुक्स लिखी जो मैं पीछे देख सकता हूँ, एसिंग सी और अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स। तो हाउ हार्ड इट इज टू राइट अ बुक, और मतलब क्या प्रोसेस पूरा रहता है? मींस आपने मान लीजिए लिख लिया, देन व्हाट इज द होल प्रोसेस? So the process is not that difficult. Honestly, the most difficult part in writing a book is writing a book, in the sense कि लिखना ओके क्या है and कितना लिखना है. तो मेरी बुक जो है वो लाइक पहली बुक होगी 35,000 वर्ड्स के आसपास, दूसरी बुक होगी 55,000 वर्ड्स के आसपास. एंड इसमें बेसिकली इतना कंटेंट लिखना क्या है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. तो द प्रोसेस इज सिंपल कि तुम लोग एक बार स्ट्रक्चर करो, चैप्टर्स क्या हो गए, हर एक चैप्टर में लिखो कि ओके कितने पेजेस का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए. ऑन एन एवरेज बताओ तो 200 पेजेस की बुक होनी चाहिए. और अगर 10 चैप्टर्स है तो हर एक चैप्टर तुम्हारा होगा 20 पेजेस का. 15 से 20 पेजेस इज आइडियल फॉर अ चैप्टर. एंड एक पेज पे इफ यू सी देयर आर अराउंड 200 भी नहीं, आई थिंक कितने वर्ड्स होते हैं एक पेज पे, हाँ मतलब 200 वर्ड्स के आसपास हो जाते हैं, 200 to 250. तो अगर 200 वर्ड्स भी है तो 200 इंटू 200 40,000 वर्ड्स की बुक हो जाती है, अगर 200 पेजेस की बुक है तो. सो ये बुक राइटिंग होता है कि तुमको पहले लिखना है, चैप्टर्स में ब्रेक डाउन करो, फिर ओके कंटेंट लिखो थोड़ा, फिर एक बार मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो गई तो पब्लिशर ढूंढो, पब्लिशर को बोलो कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, उनकी टीम एडिट करेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो लोग पब्लिश करेंगे. एंड देन यू हैव टू मार्केट इट थ्रू योर सोशल मीडिया. अगर पेंगुइन जैसा पब्लिशर है, हार्पर कॉलिंस है, तो वो लोग ऑफलाइन बुक स्टोर्स में भी लगा देंगे. सो दिस इज द प्रोसेस. नॉट वेरी रॉकेट साइंस, बस इसमें पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है. इट्स अ गुड ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी इन माय ओपिनियन. एंड 10% रॉयल्टी मिलती है क्रिएटर्स को. सो फॉर एग्जाम्पल ऑथर्स को, सॉरी. सो फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए की बुक है तो हर एक बुक पे मेरे को 30 रुपए मिलेगा. एंड दैट ओके इज समथिंग विच पेंगुइन विल शेयर विथ मी. 90% गोज टू देम बिकॉज दे हैव टू कवर देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, अमेजॉन कमीशंस, रेजर पे पेमेंट गेटवे कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो ओके। लाइक 10% इज द ओनली थिंग विच कम्स टू ऑथर्स. सो मतलब बुक राइटिंग एक आदमी एज अ बिजनेस या एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देख सकता देख वो। सकते हैं अगर वो बड़ा ऑथर है तो. इफ लेट्स से यू आर समवन लाइक अ चेतन भगत, और यू आर समवन लाइक लेट्स से मतलब एकदम फेमस ऑथर जो यूएस के वगैरह भी है, तो उनकी तो मिलियन कॉपीज होती है लाइक सेल. या ट्रू। अगर मिलियन कॉपीज से सेल हो गई है
या तो 2-3 मिलियन कॉपीज सेल हो गई है, देन तो डेफिनेटली आई मीन रिच डैड पुअर डैड जैसे हो गया, द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत, और लेट्स से द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ये सारे लाइक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स है ऑलमोस्ट, एंड इनके तो मतलब मिलियंस में कॉपीज बिके। तो अगर ये लेवल पे चले जाओगे तो देन डेफिनेटली यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट तुम्हारा पता है इसमें एक और बिजनेस आइडिया ऐसा होता है कि तो अगर तुम्हारी बुक पे किसी ने मूवी बनाई तो यू कैन ऑल्सो सेल दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू द या प्रोड्यूसर। ओके। अगर तुम्हारी ऑडियो बुक बनती यू कैन ऑल्सो सेल दोज राइट्स टू समवन हु इज वांटिंग टू मेक एन ऑडियो बुक, मतलब वो तुम्हारा कंटेंट है अभी ओरिजिनल, इस पे मूवी बनेगी या इस पे ऑडियो बुक बनेगी, इस पे वेब सीरीज बनेगी, इस पे कुछ भी अगर बना तो तुम लोग पैसे कमा लोगे। तो जैसे चेतन ओके। भगत ने वो उसकी बुक लिखी थी जिसपे मूवी 2 स्टेट्स बन गई थी, so definitely I mean of course like he would have definitely made a lot of money on that, even like ओके। let's say एक और बुक थी मैं नाम भूल गया बट उस पे भी मूवी। 5.7 उनकी एक हाँ बुक थी शायद, हाँ जिसमें 3 इडियट्स करेक्ट, बनी थी इसके हाँ बेस में। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे मतलब आई थिंक उससे कर सकते, आई थिंक कायपोचे मूवी भी कोई बुक पे ही बनी है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन सी बुक है, बट ऐसे बुक्स ओके। पे बन बन सकती है मूवीज। तो आप मतलब आपने जब एक बुक लिखी तो उससे पहले आपने कितनी बुक्स पढ़ी, ये लोगों को पता नहीं चल पाता। यार ऑनेस्टली बताओ तो आई हैव नॉट रेड अ लॉट ऑफ बुक्स इन माय लाइफ, 4-5 बुक्स ही पढ़ी है मैंने आज तक, ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, 0 to 1, द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत, एंड और क्या, द अनयूजुअल बिलियनियर बाय सौरभ मुखर्जी, बस ये 4-5, और फाउंडर्स ऑफिस बाय सार्थक आहूजा, ये 5 बुक्स पढ़ी है मैंने आज तक लाइफ में, और तो कोई बुक नहीं पढ़ी है। सो आप उतने हैबिचुएट नहीं है रीडिंग के अभी और आई वाज एट वन पॉइंट इन टाइम, बट अभी बिकॉज ऑफ वर्क आई डेंट गेट टाइम, बट मेरे को करना है अभी। आई हैव स्टार्टेड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो ऑलरेडी मतलब 100 पेजेस तो खत्म कर लिया है, बट नेक्स्ट 3-4 डेज में मैं खत्म कर दूंगा। आई एम अ फास्ट रीडर बाय द वे, इन द सेंस दैट आई कैन रीड ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस इन 1 hour, और इवन मोर, आई थिंक 30-35 पेजेस इन 1 hour, एंड माई रीडिंग स्पीड इज वेरी फास्ट विच मेक्स मी कि मतलब 3-4 घंटे में एक पूरी बुक में खत्म कर सकता हूँ। द ओनली थिंग ओ इज माय गॉड। मैं मतलब इतना टाइम नहीं दे पाता, और मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाता, अदरवाइज लाइक आई एम अ क्विक रीडर इन जनरल। ओके। ओके। तो अब इसको थोड़ा एंड नोट में अगर लेके आए, सो अगर आप आज अपने 20 ईयर खुशल से मिले, सो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? एक ही एडवाइस दूंगा कि फ्रेंड्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल मिस आउट ऑन योर फ्रेंडशिप्स, और यू विल मिस आउट ऑन योर पर्सनल लाइक एंजॉयमेंट ऑल्सो अगर नहीं किया तो। सेकेंडली हेल्थ पे फोकस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट व्हेन यू आर यंग, like when we are very young, you have time, you have health, but you have no money. When you are middle aged, you have money, you have health, but you have no time. And when you are old, you have time, you have money, but you have no health. तो बेसिकली कभी ना ट्रू। कभी एक कोई ना कोई चीज़ छूटेगी। तो हेल्थ पे फोकस करो सबसे पहले, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोग जब ओल्ड हो जाओ यू विल हैव ऑल द 3 थिंग्स, टाइम, मनी एज वेल एज हेल्थ। So that's one advice. And the last advice which I'll give to my 20-year-old self is that always remember that you only have one life. So don't overstress, don't overthink. अगर कुछ चीज़ नहीं भी चलती है तो keep moving on. Take success to your mind. Take success to your heart and not to your mind. Take failure to your mind and not to your heart. Irrespective of success or failure, keep moving on. ट्रू। ट्रू। और इसमें जो आपने फर्स्ट में बोला नेटवर्किंग के बारे में, सो कि नेटवर्क बनाओ। सो अगर मान लीजिए आज किसी कोई कॉलेज स्टूडेंट है या जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसको अगर अपना नेटवर्किंग बिल्ड करना है, तो सबसे बेस्ट वेज क्या हो सकते हैं I बिल्ड think करने के? reach out to people on LinkedIn. Try to send them a cold message. Tell them I want to talk to you. I want to learn from your experiences. That is one. Second is go for all these events which are organized in college festivals. Try to be the chairperson or president so that people get to know you. And third thing is that you should always go for a lot of these NGO events and all. Rotary Club है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी है, चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स है, आईसीआई के खुद के इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स करवाते हैं। तो ये सब इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो, स्पीकर्स के साथ नेटवर्क करो। And this will definitely help you in order to ensure that you are making new connections in the industry. LinkedIn is the most underrated one in my opinion. वो तो मतलब no brainer है। I think LinkedIn Premium is not an expense, it's an investment in my opinion. तो ले लो अगर LinkedIn Premium ले सको तो। ओके। सो अब इस पॉडकास्ट से, ये मेरा फोर्थ पॉडकास्ट है और मैं यहाँ से एक चालू कर रहा हूँ कि जो भी गेस्ट आएंगे स्टार्टअप फाउंडर में, उनसे लास्ट में 1 मिनट उनको अपना स्टार्टअप आइडिया अगर एक इन्वेस्टर को पिच करना है 1 मिनट में, तो वो कैसे करेंगे? तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा श्योर इस फोर्थ पॉडकास्ट से। तो श्योर आपके पास 1 मिनट रहेगा, आपको अपना स्टार्टअप आइडिया एक इन्वेस्टर को पिच करना है। श्योर। आप अपने वैल्यूएशन आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। सो आप कैसे करेंगे? श्योर। So, hi Manav, I'm Kushal. I'm the founder of Kegar, an education platform in finance upskilling.
We provide courses for people who want to get a job in the field of finance. These courses are taught by industry practitioners who are working at companies like Bain Capital, EY, Deloitte, KPMG, Blackstone, and all these companies, and are teaching real life skills like generative AI, chat GPT for finance, advanced Excel, financial modeling, three statement modeling. And we are tying up with companies so that they can also get placements after they purchase our course. There are 1.5 million graduates every year in India, out of which only 40% get a job. And at the same time, there are around 10,000 vacancies in finance jobs in Mumbai itself, where a lot of these companies are not getting quality talent. So I want to bridge this gap and I want to upskill these people so that they can get placements in all these companies. So I am asking for $1 million at a valuation of $5 million. And this is my ask. विश मेरे पास होते इतने so मैं जरूर दे दिया होता That's my rough pitch here. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुशल भी आने के लिए Thanks. पॉडकास्ट में। आप सबसे ज्यादा मतलब जिनको मैं चाहता था कि आए आप वो अभी 3-4 महीनों में, तो थैंक यू सो मच। Thanks, Manav. I had a lot of fun and keep up the great work. And I'm sure like your podcast is going to reach millions of people over the next few years. So keep up the good work and all the best to you as well. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thanks. ओके।